नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम चो, वनक्कम। दिस इज पूजा जायसवाल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गवर्नमेंट एग्जाम वाला के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव रुधिर, ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन ब्लड किसका टॉपिक है बच्चे? तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, मानव परिसंचरण तंत्र में आता है। अब देखिए ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस है, ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे ऑल वन डे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर हम जब ब्लड की बात करते हैं, मानव रुधिर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो मानव रुधिर है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट, ठोस पार्ट और तरल पार्ट। अब देखिए जो ठोस पार्ट होता है, इस ठोस पार्ट को हम लोग फर्दर तीन भागों में विभाजित करते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और बिम्बाणु, प्लेटलेट्स। और जो लिक्विड पार्ट है, इस लिक्विड पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो ब्लड है, ये ब्लड किसका पार्ट है? तो परिसंचरण तंत्र का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र का सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है। अब ये परिसंचरण तंत्र करता क्या है और इसमें ब्लड के अलावा क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो ब्लड के अलावा इसके अंदर हम लोग ह्यूमन हार्ट भी पढ़ते हैं, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, और ब्लड वेसल, रक्त वाहिनी या रुधिर वाहिनी, जिसके अंदर हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज पढ़ते हैं, धमनी, सिराएं और केशिकाएं के बारे में पढ़ते हैं। आज के क्लास में हम ब्लड को पूरा पढ़ेंगे, मानव रुधिर को पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद के क्लास में हम ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल सा आपको बता रही हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, या मानव परिसंचरण तंत्र, जो बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बेटा। तो यहाँ पर आप देखो हमारे शरीर में हम जो नॉर्मल है, जीवन जीने के लिए, आप सभी को पता है जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? तो जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, ठीक है। अब क्या भोजन लेते ही क्या हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है? नहीं। आप रोटी खाओ, आप जो है पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, फ्रेंच फ्राइज खाओ, दाल खाओ, घी खाओ, सब्जी खाओ, कुछ भी खाओ, बेसिकली हम जो ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। तो इसमें विटामिन मिनरल को छोड़ दो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों क्या है? आपका बायोमोलिक्यूल है, जटिल अणु है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का मतलब है कि हमने जो रोटी ली, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती। आप लोग ने देखा होगा, अगर इसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आपको ये नहीं बोला जाता अपना पसंदीदा खाना खाओ, आपको बोला जाता है कि ग्लूकोज लो। ग्लूकोज इसलिए क्योंकि उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। मतलब ये एक छोटा अणु है, एक सिंपल अणु है। जो हम लोग रोटी लेते हैं वो जटिल अणु है, तो जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ते हैं, ये प्रक्रिया होती है डाइजेशन। लेकिन अभी भी एनर्जी नहीं मिली। एनर्जी कब मिलेगी? तो एनर्जी कब मिलेगी? ये जो हमें ग्लूकोज हमें मिला, इस ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ होगा? तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं श्वसन, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिल रहा है एक्चुअली में एनर्जी। अब एनर्जी मिल गई, एनर्जी जो हमें मिली है ये हमारे बॉडी में यूज होती है। तो बेसिकली हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है? कोशिका, सेल। जो मैंने आपको रेस्पिरेशन पढ़ाया, रेस्पिरेशन बताया, ये कहाँ पर हो रहा है? तो कोशिका के अंदर ही एक सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकर्णिका, ठीक है। तो जितना जो प्रोसेस है पूरे बॉडी में, जितने भी सेल हैं, इस यहाँ पर होता है। मतलब हर एक सेल को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो एनर्जी बना पाए। अब बॉडी के हर एक सेल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? ब्लड के द्वारा मिलता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट होते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेट, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। हमने खाना खाया, खाना आपका भोजन इंटेस्टाइन में था,
इंटेस्टाइन से आपको ब्रेन को भी वर्क करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, हाथ पैर को वर्क करने के लिए भी ग्लूकोज चाहिए, पैर में जो जो सेल्स है उनको वर्क करने के लिए भी ग्लूकोज चाहिए, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये हमने जो ऑक्सीजन यहाँ से लिया ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। इवन जो आपका जो ग्लूकोज है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। सर्कुलेट करने में कौन मदद कर रहा है? तो सर्कुलेट करने में मदद कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है ब्लड, ह्यूमन हार्ट और ब्लड वेसल। ठीक है, पूरे बॉडी में पंपिंग का काम करता है ह्यूमन हार्ट। किसके द्वारा ब्लड जा रहा है? ब्लड वेसल के द्वारा। और हम आज की क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, अब एक एक करके हम सब चीज को देखेंगे। तो सबसे पहला ब्लड या फिर रुधिर या फिर रक्त, ये क्या होता है? ये सेल है, टिश्यू है, ऑर्गेन सिस्टम है। तो ऑर्गेन सिस्टम का पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम जाहिर सी बात है बहुत सारे ऑर्गेन से बना होगा। ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेन से बना होता है, अंग तंत्र अंग से बना हुआ है। तो कौन कौन से अंग थे हमने पढ़े यहाँ पर? ह्यूमन हार्ट है, ब्लड वेसल है, ब्लड है। ठीक है, ब्लड एक प्रकार का टिश्यू है, उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। ठीक है, ये एक संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, उपकला उत्तक, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशी उत्तक, और चौथा है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक। तो कनेक्टिव टिश्यू नाम में छिपा हुआ है संयोजी उत्तक, कनेक्ट करता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। ब्लड जो है हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है और वहां पर सप्लाई करता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा फ्लूइड, तरल कनेक्टिव टिश्यू है। एक तो ब्लड और दूसरा लिम्फ, लसिका। ये ही सिर्फ है, 2 ही हैं, ब्लड और लसिका। मात्र 2 ऐसे हैं जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बाकी सारे ही ठोस है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखो, इसका जो कलर होता है वो लाल कलर है। ब्लड का कलर क्या है? लाल कलर का। किसी का अगर हम बात करेंगे कलर का, तो कलर के पीछे कोई ना कोई पिगमेंट होता है, कोई ना कोई वर्णक होता है। तो यहाँ पर कौन सा वर्णक है? हीमोग्लोबिन। पिगमेंट की वजह से ये लाल कलर का होता है। ठीक है, कौन सा कलर किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन को हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो ग्लोबिन, एक तो हीम। तो ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, और हीम क्या है? तो आयरन के लिए यूज होता है। हीमेटाइट सुना होगा, मैग्नेटाइट सुना होगा, लिमोनाइट, सीडेराइट। तो बेसिकली आयरन के लिए हम यूज करते हैं हीम वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हीमो मतलब यहाँ पर आयरन उपस्थित रहता है, और आयरन की वजह से ये लाल कलर है। अब पूछा जाता है जो हीमोग्लोबिन है इसकी मात्रा कितनी होती है? तो 12 से 16 ग्राम। लड़कियों में अगर हम बात करेंगे तो 10 से 12 ग्राम, लड़कों में बात करेंगे 12 से 16 ग्राम। एक औसत अगर मात्रा की बात करें, एक एवरेज बात करें, एक स्वस्थ मनुष्य की बात करें, तो इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर इतना हीमोग्लोबिन नहीं है तो उसको एनीमिया हो जाएगा, एक रोग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पूरी बॉडी की बात करें तो ब्लड पूरी बॉडी का टोटल कितना वेट कम रखता है? तो टोटल 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है। ब्लड की बात करें कितना वॉल्यूम होता है? तो 5 से 5.5 लीटर एक हेल्दी मनुष्य में होता है। इससे कम है तो ब्लड डोनेट, मतलब ब्लड आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरे से लेना पड़ेगा। पीएच की बात करें तो 7.4 पीएच होता है ब्लड का। अब ब्लड में मैंने आप लोग को बताया था कि ब्लड के हमारे 3 पार्ट है। सॉलिड पार्ट में अगर हम बात करें तो रेड ब्लड सेल, WBC और प्लेटलेट्स। इसके बाद आपका जो अगर हम लिक्विड पार्ट की बात करें तो प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल की अगर हम बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। अभी जो लाल रक्त कोशिका है हम नॉर्मली बोलते हैं, जैसे आपके घर में आपको आपकी मम्मी प्यार से बोलते होगी चिंटू, पिंटू, बेटा, जो भी आपका नाम होगा। एक तो आपका स्कूल का नाम है, एक आपकी मम्मी प्यार से बोलती है। तो यहाँ पर भी समझ जाओ, बायोलॉजी में हम इराइथ्रोसाइट बोलते हैं, प्यार से हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, आपको याद रखना इराइथ्रोसाइट, साइट मतलब कोशिका। इराइथ्रो वर्ड हम लोग रेड ब्लड सेल के लिए यूज करते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगी इराइथ्रोपोइसिस, इराइथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए इराइथ्रो वर्ड, क्योंकि इराइथ्रो जहां जहां पर भी होगा तो वो कहीं ना कहीं रेड ब्लड सेल से संबंध रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इराइथ्रोसाइट बोला जाता है इसे। इसका कलर एक्चुअली में जो ब्लड का कलर लाल है, वो ब्लड का कलर रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, WBC के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, प्लेटलेट्स के अंदर नहीं होता, रेड ब्लड सेल के अंदर में हीमोग्लोबिन होता है। इसकी वजह से जो ब्लड है वो लाल कलर का है। ठीक है,
अब इसका संख्या कितना होता है, हमको सारे का पढ़ना है, हमको WBC का पढ़ना है, हमको RBC का पढ़ना है, हमको प्लेटलेट्स का पढ़ना है संख्या, ठीक है। तो अगर हम RBC की बात करते हैं 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड अप्रोक्स, कहीं पर आपको 5 मिलेगा, कहीं पर आपको 5.3 मिलेगा, तो हम अप्रोक्स ले रहे हैं 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव शेप का होता है, बाइकॉनकेव शेप, ठीक है। आपने देखा होगा सिकल सेल, कब सिकल सेल हो जाता है, एक आनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक विकार है, जिसमें आरबीसी का जो सेल है वो सिकल सेल हो जाता है, इसे हम सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। सिकल शेप का, हाशिए के आकार का हो जाता है, इस टाइप का, ठीक है। डीन्यूक्लिएटेड आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखो, आरबीसी एक सेल है, सेल है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो सेल के जितने भी कंपोजिशन है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होगा, न्यूक्लियस होगा, पर ये एक्सेप्शन केस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। WBC हम पढ़ेंगे, WBC में केंद्रक होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। एक्सेप्शन केस क्या है, तो कैमल और लामा, कैमल और लामा के आरबीसी में केंद्रक होता है, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको नहीं मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है मतलब वहां पर आपका एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है। तो ये चीज याद रखना कि रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक, वायवी और अवायवी। तो आरबीसी में किस प्रकार का रेस्पिरेशन पाया जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, अवायवी श्वसन पाया जाता है, अवायवी श्वसन पाया जाता है, ठीक है। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन। अच्छा, एक चीज और कि इसमें ये सारे ऑर्गेनेल क्यों नहीं पाए जाते, तो ये बेसिकली इवोल्यूशन है, आप लोग समझ जाओ, ठीक है। अगर हम देखेंगे एक सेल को, तो सेल के अंदर मैक्सिमम पार्ट, सबसे बड़ा अगर हम देखेंगे तो न्यूक्लियस की जगह, बहुत ज्यादा जगह घेरता है। आप लोग पढ़े होंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में, प्लांट सेल में जो मुख्यतः जो मैक्सिमम पार्ट कवर करता है वो वैक्यूल करता है, रसधानी, रिक्तिका। एनिमल सेल में जो मैक्सिमम पार्ट, लार्जेस्ट जो ऑर्गेनेल है उसका अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अभी मैक्सिमम पार्ट अगर मान लो आरबीसी में न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है, तो बाकी चीज के लिए जगह कम बचेगी, मतलब ऑक्सीजन के लिए जगह कम बचेगी। एक अगर आरबीसी की बात करेंगे तो 4 ऑक्सीजन जाता है, उसमें 4 आयरन रहते हैं, ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीजन के लिए जगह बनाने के लिए यहाँ पर इवोल्यूशन हो गया है, समझ जाओ, और न्यूक्लियस नहीं होता है। और न्यूक्लियस होता भी तो ये जगह बहुत सारा घेर लेता, तो कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाता, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लाइफ स्पेन कितना है, 120 दिन। 120 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, कहाँ बनता है, कहाँ मृत्यु होती है, सारी चीज हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। एक्सेस आरबीसी, एक्सेस आरबीसी कहाँ पर स्टोर होता है, स्प्लिन में, प्लीहा में। प्लीहा को हम लोग जो है ब्लड बैंक भी बोलते हैं। देखो जो आरबीसी है, आरबीसी की जो मृत्यु है, इसे हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो यहाँ पर जो आरबीसी है सभी जाके टूट जाते हैं। अब जो पुराने आरबीसी है उससे आयरन को ये स्टोर कर लेता है, उसी से ही नया आरबीसी बना रहा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अगर जैसे एक्सीडेंट हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो जा रहा है तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जा रहा है, तो तुरंत हमारे बॉडी को तो पता नहीं है कि तुरंत इतना ज्यादा ब्लड चाहिए, उस समय ये इमरजेंसी के टाइम में ब्लड सप्लाई कर रहा है, मतलब ये स्टोर करके रखता है, इसलिए बोलते हैं ब्लड बैंक। तो पुराने आरबीसी को यूज करके नया आरबीसी बना लेता है, और एक्सेस आरबीसी यहाँ पर स्टोर हो रहा है स्प्लिन में। और स्प्लिन एक प्रकार का लिम्फॉइड ऑर्गेन भी है, सबसे बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गेन है, ये हम लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे, लसिका अंग भी है, ठीक है। अब देखो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का है, मृत्यु कहां पर हुई, स्प्लीन में हुई, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। आरबीसी बनता कहां पर है, तो 2 जगह, लिवर में और बोन मैरो में, यकृत में और लाल अस्थि मज्जा में। तो जन्म के पहले होता है लिवर में, देखो लिखा हुआ है बिफोर बर्थ, जब आप अपने माँ के गर्भ में रहते हैं। तो जब माता के गर्भ में रहते हैं बेसिकली, तो जब हमारे पास हमारे शरीर में बोन मैरो नहीं बना रहता, मतलब बच्चे के शरीर में जब बोन मैरो नहीं बना रहता, तो जब तक बोन मैरो नहीं बना है तब आरबीसी कहां पर बनेगा, तो लिवर में बनेगा, ठीक है। तो कई बार लिखा जाता है फीटल,
फीटल अवस्था में लिवर में बनता है, यकृत में। फिर एक बार बोन मैरो बन गया, फिर बोन मैरो में बनेगा। अब बोन मैरो क्या है, जो हमारी जो लंबी लंबी हड्डी है, जिसे हम बोलते हैं फीमर बोलते हैं ना, ये जो फीमर है, फीमर में आप देखोगे जो लंबी लंबी हड्डियों में ही पाया जाता है। लंबी लंबी हड्डी में बीच वाला जो पार्ट है ये खोखला वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में इसको हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। यहाँ पर आपका बनता है आरबीसी, ठीक है, बोन मैरो अस्थि मज्जा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मज्जा गुहा। आरबीसी के बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इराइथ्रोपोइसिस। तो मैंने आपको बताया था इराइथ्रोसाइट, तो मैंने आपको बताया था इराइथ्रो वर्ड याद करना रेड ब्लड सेल के लिए, पोइसिस वर्ड कहीं पर भी मिले तो उसका मतलब होता है निर्माण। इराइथ्रोपोइसिस आरबीसी का निर्माण। तो मैं बोलूंगी इराइथ्रोपोइसिस कहां पर होता है, आप लोग बोलोगे बोन मैरो में भी होता है और आपका यकृत में भी होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करना। किसके द्वारा, तो बेसिकली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी बंध बनाता है, ठीक है। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के मदद से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सफेद रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल। एक और बात, जो आरबीसी है, आरबीसी की कमी से और ज्यादा होने से डिसीज होती है। आरबीसी अगर ज्यादा हो गया तो कौन सी डिसीज हो रही है, पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया डिसीज। और आरबीसी की मात्रा अगर कम हो गई तो कौन सी डिसीज होती है, एनीमिया, रक्त अल्पता, ठीक है। ये दो डिसीज है। नेक्स्ट हमारा है व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिकाएं। अब जैसे हमने पढ़ा था इराइथ्रोसाइट, वैसे ही हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को हम किस नाम से जानते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ल्यूको वर्ड आगे चल के मैं बोलूंगी ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर, जैसे इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन अगर आपसे पूछ दिया जाए, इराइथ्रोपोइटिन हार्मोन तो किससे संबंधित है, रेड ब्लड सेल के बनने से संबंधित है। इराइथ्रो वर्ड कहीं पर भी आए समझ जाना, आंख बंद करके टिक कर देना, कहीं ना कहीं वो रेड ब्लड सेल से संबंधित है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट, तो अब अगर मैं बोलूंगी ल्यूकोपोइसिस तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे किससे संबंधित है, व्हाइट ब्लड सेल के बनने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल को बोलते हैं। व्हाइट यहाँ पर कोई कलर नहीं होता क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है। इसकी मात्रा कितनी है, 5000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। कई जगह आपको 5000 से 11000 भी मिलेगा, कई जगह आपको 6000 से 11000 मिलेगा। तो ये वेरी कर रहा है, आप अप्रोक्स 5000 से 8000 याद रख लो, 6000 से 11000 याद रख लो, इस तरीके से, ठीक है। इसका शेप क्या होता है, राउंडेड और इररेगुलर। एमीबाइट शेप भी कई जगह लिखा रहेगा। इररेगुलर मतलब आप देखो इस तरीके का, आपको एकदम फिक्स गोलाकार इस तरीके से नहीं मिलेगा, आपको चेंज होता है अमीबा के शेप के जैसे। तो कई जगह आपको राउंडेड मिलेगा, कई जगह स्फेरिकल मिलेगा, कई जगह एमेबाइड मिलेगा, कई जगह इररेगुलर मिलेगा, ठीक है। कलर, कोई भी कलर नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। हीमोग्लोबिन मतलब कोई वर्णक उपस्थित नहीं है, कोई पिगमेंट उपस्थित नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है। कहां पर बन रहा है बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो के अलावा लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस। तो हमारा जो थाइमस है और बोन मैरो है, आगे चल के अपन पढ़ेंगे, दो प्रकार के लिम्फोसाइट है, बी एंड टी। बी लिम्फोसाइट ऐसे लिम्फोसाइट है जो बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। टी लिम्फोसाइट ऐसे लिम्फोसाइट है जो थाइमस में मैच्योर होते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, ये कहीं कहीं पर गांठें बना लेता है, उसे हम बोलते हैं लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड में भी कई लिम्फोसाइट हमारे निर्मित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्प्लिन में भी होता है। तो ये आपका जो स्प्लिन है, थाइमस है, लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। आगे चल के अपन पढ़ेंगे लिम्फोइड ऑर्गन भी आपका इम्यून सिस्टम में मदद करता है, प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करता है। आपका जो डब्ल्यूबीसी है बेसिकली किसमें मदद कर रहा है, तो जब भी हमें कोई रोग हो जाएगा तो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। इसका लाइफ स्पैन कितना है, तो बच्चे यहाँ पर अलग अलग लाइफ स्पैन है। किसी का कोई है 1 हफ्ते तक जीवित रहता है, कोई 1 महीने तक, कोई 1 साल तक, कोई सालों तक। जैसे मेमोरी सेल है वो आपका 3-4 साल जीवित रहेगा, ठीक है। ये न्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें केंद्रक होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आप देखो जो डार्क ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ये केंद्रक ही है।
अब इसके बाद इसका काम क्या होता है, तो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जितने भी विदेशी पदार्थ है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स है, उनसे लड़ता है, हमारी बॉडी को बचाता है। व्हाइट ब्लड सेल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिसमें आपका कणिका है, ग्रेन्यूल्स है, कणिका उपस्थित है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये तो न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पर जो छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर है, कणिका है, तो इसमें आपको न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल, ये तीन है जिसमें कणिका उपस्थित होते हैं। अग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जिसमें कणिका उपस्थित नहीं होते, तो यहाँ पर आपको कणिका नहीं मिलेंगे। तो इस आधार पे हम दो भागों में विभाजित करते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बारे में याद रखना है, सबसे ज्यादा, पूरा अगर ल्यूकोसाइट की बात करेंगे, सबसे ज्यादा कंपोजिशन इसी का, मतलब 60 से 65 या 70% तक न्यूट्रोफिल हमारी बॉडी में रहता है। ठीक है, 60 से 65%। इसमें जो न्यूक्लियस है मैनी लोब्ड, पॉलीमॉर्फिक आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देखो किस तरीके का शेप मिल रहा है, इस तरीके का पॉलीमॉर्फिक, आपको अलग अलग लोब दिखाई देंगे। रिच इन ग्रैन्युअल्स, कणिका इसमें उपस्थित होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में कणिका उपस्थित होती है। ठीक है, किसमें मदद कर रहा है, कोशिका भक्षिका, मतलब फैगोसाइटिंग। फैगोसाइटिक का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बैक्टीरिया आया, ये बैक्टीरिया आया, तो ये जो आपका WBC है, ये इसको क्या करेगा, निगल जाएगा, मतलब खा जाएगा, ऐसे भक्ष करता है। ठीक है, तो ये फैगोसाइट करता है, भक्ष करता है, इसको पूरा खा जाता है। ठीक है, तो फैगोसाइटिक नेचर होता है। एनगल्फ जर्म एंड डेड सेल, जितने भी आपके जर्म सेल, फॉरेन सेल है, उनको ये जकड़ लेगा, खा लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेसोफिल। बेसोफिल 0 से 5% ल्यूकोसाइट का होता है। इसमें कितने न्यूक्लियस से शेप होते, 3 लोब, वहां पर मल्टी लोब था, यहाँ पर 3 लोब है, तो आपको ऐसा शेप मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो बेसोफिल को अगर आप देखोगे तो ये आपको 3 लोब मिलेगा, इस तरीके से एस शेप मिलेगा। इसका कार्य क्या है, तो बेसिकली ये क्या रिलीज कर रहा है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर हिपैरिन। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जब भी आपको किसी प्रकार का अगर मान लो एलर्जी हो जा रही है, तो हिस्टामिन, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है। ठीक है, नॉन फैगोसाइटिक, ये फैगोसाइटिक नहीं है, हमें जब एलर्जी हो रही है उस टाइम ये मदद कर रहा है। तो न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक था, मतलब जो भी जीवाणु प्रवेश कर रहा है या परजीवी प्रवेश कर रहा है उसको खा रहा है। ये फैगोसाइट, ये खा नहीं रहा है, ये बेसिकली जितने भी हमारे एंटीजन, जैसे हिस्टामिन को एक रसायन है समझ जाओ, ठीक है, रसायन ही है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तब ये एक्टिव होगा। तो अलग अलग जो WBC अलग अलग टाइम पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपन एसिनोफिल, 2 से 3% होता है। बाई लोब्ड न्यूक्लियस, अगर हम देखेंगे एसिनोफिल को तो देखो 2 लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, बाई लोब्ड न्यूक्लियस होता है। ये भी नॉन फैगोसाइटिक है, ये भक्ष नहीं करता है। ठीक है, इसका फैगोसाइटिक नेचर नहीं होता। ये किसमें मदद कर रहा है, तो ये भी एलर्जिक, दोनों एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम जो है कोई ऐसे जगह पे चले गए, जैसे इंडस्ट्री है तो आपने देखा होगा कई लोगों को इंडस्ट्रियल एरिया में जो ये पार्टिकल्स निकलता है, स्मोक निकलता है, वहां पर छींक आने लग जाती है। वो छींक क्यों आ रही है, तो छींक बेसिकली जो पार्टिकल्स है जब हमारे नाक में जाते हैं, तो हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, इस पार्टिकल्स को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। और हमारे बॉडी में मास्ट सेल, एक आपको मैं पढ़ाऊंगी, मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है। बहुत सारे मास्ट सेल होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है और ये एलर्जी से, मतलब जो पार्टिकल्स है उनसे लड़ने में मदद करते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं अग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट में है 2, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 20 से 45% होता है ल्यूकोसाइट का। अग्रेन्युलर होता है, इसमें दाना नहीं होता, कणिका नहीं होता। लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस, अगर लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है इसका न्यूक्लियस सबसे लार्ज होता है, राउंड होता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, ये भी नॉन फैगोसाइटिक है। 2 प्रकार होते हैं, बी सेल और टी सेल, एंटीबॉडी बनाता है। बी सेल को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, टी सेल को बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। बी सेल मतलब बोन मैरो में मैच्योर हो रहा है और टी सेल मतलब थाइमस में मैच्योर हो रहा है। ठीक है, दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट है मोनोसाइट। मोनोसाइट
पूरे ल्यूकोसाइट अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें सबसे लार्जेस्ट, साइज में लार्जेस्ट यही है। हमने जो है न्यूट्रोफिल पढ़ा था, उसका परसेंटेज ज्यादा है। हमने मोनोसाइट पढ़ा, उसका न्यूक्लियस सबसे हमने अभी जो है जो लिम्फोसाइट पढ़ा, इसकी अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस सबसे बड़ा है, ठीक है। वैसे ही जो मोनोसाइट देख रहे हैं इसका साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। बीन शेप, इसका जो बीन के आकार का न्यूक्लियस है, केंद्रक है, ठीक है। ये क्या करता है, तो इसका नेचर फैगोसाइटिक है। एक हमने पढ़ा था न्यूट्रोफिल, एक ये पढ़ रहे हैं, फैगोसाइटिक नेचर का होता है, ठीक है। कौन से डिसीज है, तो ल्यूकेमिया और ल्यूकोपिनिया। ल्यूकेमिया क्या है, तो अगर WBC की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। अब आप लोग बोलोगे कि मैडम WBC तो अच्छी बात है, जितना ज्यादा रहेगा हमारे बॉडी को उतना स्ट्रांग बनाएगा, तो नहीं बेटा, ठीक है। जितना ज्यादा रहेगा मतलब नहीं, एक लिमिटेड क्वांटिटी। अगर हम बात करें जैसे ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में आपका RBC भी है, WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है, प्लाज्मा भी है। तो अगर मान लो WBC की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, RBC और प्लेटलेट्स को धक्का देगा ना कि तुम साइड हटो, क्योंकि जगह तो लिमिटेड ही है, ठीक है। तो एक लिमिटेड जगह है, लिमिटेड क्वांटिटी है सबकी। अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो भी डिसीज होगा, जरूरत से कम हो गया तो भी कम डिसीज होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ल्यूकेमिया है इसमें WBC की मात्रा बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो सभी आसपास के RBC को, प्लेटलेट्स को ही मारने लग जाता है, धक्का देने लग जाता है। जरूरत से कम हो गया तो इसे हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, लेस देन नॉर्मल, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, डिसीज होता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, इसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अगर मैं बोलूं थ्रोम्बोपोइसिस तो प्लेटलेट्स के, बिम्बाणु के बनने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है। इसका शेप कैसा है, तो गोलाकार है, ओवल डिस्क शेप का है। इसमें भी कलरलेस होता है, रंग कोई भी रंग नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, ठीक है। फॉर्मेशन, ये भी कहां पर बनेगा, बोन मैरो में बनता है। लाइफ स्पेन 8 से 10 दिन तक रहता है, ठीक है। इसका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में। बेसिकली जब हमारे को कहीं पर ब्लड निकलने लग जाता है तो आपका कौन मदद करता है, प्लेटलेट्स ही मदद करता है। अब देखो यहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है, इस ब्लड क्लॉटिंग में टोटल कितने समय लगता है पूछा जाता है, 3 से 8 मिनट लगता है, ठीक है। ब्लड कितने टाइम तक निकल रहा है, 2 से 3 मिनट तक निकल रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस 3 मिनट से स्टार्ट हो जा रहा है, 3 से 8 मिनट, 3 से 5 मिनट ब्लड क्लॉटिंग का समय होता है। अभी 3 से 8 मिनट क्यों लग रहा है, इस प्रोसेस में समय लगता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला चीज जो ब्लड में आपको बता रही, जो थक्का जमता है, ये जैसे मान लो चोट लगा तो कुछ समय बाद आपको वहां पर रेसे बन जाएंगे। वो रेसे क्या, जैसे आपने देखा होगा घर में बोरी देखी होगी जिसमें चावल आता है, तो चावल आता है, गेहूं आता है, उस बोरी को देखना, उस बोरी को अगर आप खोलोगे तो ऐसे ऐसे लंबे लंबे पार्टिकल्स आपको लंबे लंबे रेशे निकलते हुए दिखाई देंगे। वैसे ही जो यहाँ पर थक्का जमता है बेटा, ये थक्का क्या है, तो लंबे लंबे ऐसे फाइबर से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो फाइबर है इसको हम बोलते हैं फाइब्रिन। अब ये फाइब्रिन कैसे बना, तो फाइब्रिन जो है फाइब्रिनोजेन से बनता है, ये हमारा होता है प्लाज्मा में, एक प्रकार का प्रोटीन है, समझ जाओ। अब ये जो फाइब्रिनोजेन है ये इनएक्टिव अवस्था में होता है, अक्रिय अवस्था में होता है, इसको सक्रिय करना पड़ता है। तो ये सक्रिय किसके प्रेजेंस में होगा, थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फाइब्रिन बनता है और यहाँ पर धागानुमा आकृति बनाता है। तो थ्रोम्बिन कहाँ से आएगा, तो थ्रोम्बिन आपका प्रोथ्रोम्बिन से आता है, ठीक है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन भी आपका जो थ्रोम्बिन भी है क्या है, इनएक्टिव अवस्था में है, ठीक है। ये आपका बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव अवस्था में, इसको एक्टिव किया जा रहा है। तो प्रोथ्रोम्बिन को हम एक्टिव कर रहे हैं थ्रोम्बिन में लाने के लिए, क्योंकि इस थ्रोम्बिन की आवश्यकता है हमें फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करने के लिए। तो हम जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी आवश्यकता है कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की, ठीक है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से आए, सभी कुछ ब्लड में ही हो रहा है, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से है, तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, पर ये थ्रोम्बोप्लास्टिन भी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन की अवस्था में ये होता है, इसको हमें थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन बेसिकली कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट होगा। तो ये भी कैसा है, इनएक्टिव रहता है, अक्रिय अवस्था में रहता है, इसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा, सक्रिय करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली
प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन को हम थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट कर रहे हैं कैल्शियम के प्रेजेंस में। अब इस थ्रोम्बोप्लास्टिन का उपयोग कहां पर हुआ? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए। अब इस थ्रोम्बिन का उपयोग कहां पर हुआ? फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ही 3 से 8 मिनट समय लग जाता है, इसलिए तो इंस्टेंट आपका ब्लड तो रुकना बंद नहीं होता है, ये प्रोसेस समय लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फाइब्रिन है, ये जो क्लॉट बन गया, इसे हम बोलते हैं फाइब्रिन से बने। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है, विटामिन के की भी आवश्यकता होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग में आपका सिर्फ फाइब्रिनोजेन रहेगा तो कोई काम का नहीं, कैल्शियम की भी आवश्यकता है। कैल्शियम नहीं रहेगा तो भी आपको इस प्रोसेस में लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट बच रहा है प्लाज्मा। हमने आरबीसी पढ़ लिया, हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया, हमने प्लेटलेट्स पढ़ लिया। अब हमारा क्या बच रहा है? प्लाज्मा, जो कि क्या है? लिक्विड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है। अब यहाँ पर आप देखो, जो प्लाज्मा है ये आपका पूरे ब्लड का 55% बनाता है। मतलब 45% कौन बना रहा है? तो सॉलिड पार्ट, जिसमें आपका है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। ये नॉन लिविंग पार्ट है, टोटल ब्लड का 55% बनाता है। नेचर कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन, थोड़ा क्षारीय नेचर का रहता है, ठीक है। 7.4 pH, तो ये भी 7.4 ही रहेगा। कलर कैसा है? पेल येलो लिक्विड रहता है। अब आप यहाँ पर देखो, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में से हम जो है आरबीसी को निकाल देंगे, डब्ल्यूबीसी को निकाल देंगे, प्लेटलेट्स को निकाल देंगे, बचेगा क्या? प्लाज्मा बचेगा। जो आपका तरल पार्ट है वही प्लाज्मा है। अब देखो इस प्लाज्मा में क्या क्या कंपोजिशन होता है। तो जो प्लाज्मा है उसमें जो 90% है वो तो पानी रहता है, ठीक है। उसके बाद 7% प्रोटीन रहता है, जिसमें हमने पढ़ा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। वो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन आपका प्लाज्मा में ही उपस्थित रहता है। कुछ प्रतिशत सॉल्ट रहता है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है। 0.1% ग्लूकोज होता है। तो मैक्सिमम आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है 90% क्या बनाता है? तो 90% पानी बनाता है। ओवर 70 इसमें जो है बहुत तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं। हम जो क्या पढ़ेंगे, 3 मुख्य प्रोटीन जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो ये 3 प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? प्लाज्मा में। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ पर पाया जाता है? प्लाज्मा में, ठीक है। ये प्रोटीन क्या प्रोवाइड करती है? चिपचिपाहट। प्लाज्मा को अगर आप देखोगे तो आपको चिपचिपापन मिलेगा, तो ये प्रोटीन की वजह से चिपचिपापन रहता है, ठीक है। अब देखो फाइब्रिनोजेन किस में मदद करता है? तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, कोगुलेशन में मदद करता है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन ही किस में कन्वर्ट हो रहा है? फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या कर रहा है? तो प्रतिरक्षा तंत्र में मजबूत करता है, हमारे बॉडी के शरीर के रक्षा तंत्र में मजबूती देता है। आप लोग बोलोगे डब्ल्यूबीसी, तो बच्चे डब्ल्यूबीसी सोल्जर सेल हम बोलते हैं। हमारे बॉडी में एक से अधिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एक से अधिक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अगर हम बात करें, जैसे आपके घर में आपकी मम्मी जब बाहर जाती है तो 4 से 5 लेयर लगाती है, जैसे 4 से 5 लॉक लगाती है। एक तो आपका अलमीरा में लगाएगी, फिर बेडरूम में लगाएगी, फिर आपका जो मेन गेट है लगाएगी, फिर आपका जो और चैनल गेट है या बाउंड्री वॉल के पास जो गेट होता है वहां पर लगाएगी। तो 3 से 4 हम लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देते हैं अपने घर को। वैसे हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी भी है लड़ने के लिए, लिम्फ ऑर्गन्स भी है लड़ने के लिए, ग्लोब्यूलिन है, आपके लाइसोसोम है, सलाइवा है, टीयर्स है। तो सभी हमारे बॉडी में क्या करते हैं? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या कर रहा है? तो ऑस्मोटिक बैलेंस में मदद करता है। इसके बाद कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया। ये सारे मिनरल्स किसमें पाए जाएंगे? तो बेसिकली ब्लड में ही होता है, बेसिकली प्लाज्मा में ही होता है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट दैट इज एंटीप्रोथ्रोम्बिन हिपैरिन इज प्रेजेंट, इज प्रोड्यूस इन द लिवर। अब देखो आपका जो ये प्लेटलेट्स है, ये प्लेटलेट्स कब एक्टिव होता है? जब हमें चोट लग जाती है, थक्का जमता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अंदर में ही थक्का जमने लग जाए, ठीक है, ये काम भूल जाए, तो अंदर में थक्का जमने लग जाए। इससे बचाने के लिए एक एंटीकोगुलेंट होता है, प्रतिस्कंदी होता है, जिसे हम बोलते हैं हिपैरिन। और ये हिपैरिन बनता कहाँ पर है? तो यकृत में बनता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हिपैरिन कहाँ पर बनता है, ठीक है।
फिर है आपका सीरम। सीरम क्या होता है? तो बेसिकली फैक्टर फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा विदाउट द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ फाइब्रिनोजेन इज कॉल्ड एज सीरम। अब अगर हम लोग प्लाज्मा में से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या फाइब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो जो हमें मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं सीरम। कई बार आपको वर्ड मिलता है सीरम, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं सीरम। इसके अलावा एक चीज आपका जो बच गया था, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम था, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हम लोग जो ब्लड बह रहा है, ठीक है, ये जो ब्लड बह रहा है किसी किसी में आपका जो ब्लड वेसल के द्वारा बहता है और किसी किसी में आपका मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बेसिक जा टॉपिक जो छोटा सा था जो पहले बच गया था आपका। तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बद्ध परिसंचरण तंत्र और आपका होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब सिंपल सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर पे क्या करते हैं, तो अगर जैसे मान लो ये एक बड़ा सा गार्डन है, हमने क्या किया, यहाँ पर पानी छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया मतलब पाइप को लगा के हम छोड़ देते हैं, पानी धीरे 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 बहता रहता है, पूरे गार्डन को कवर कर रहा है। कई बार क्या होता है तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये इस छोर तक जाने के लिए हो सकता है यहाँ पर के जो पौधे उनको ज्यादा पानी मिल जाए, यहाँ पर के पौधे को जाने के लिए कम पानी मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पाइप सप्लाई यहाँ तक नहीं कर रहे हैं, खुला छोड़ दिए, तो ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। एक और बात बता रही हूँ, ड्रिप इरिगेशन आप लोग ने देखा होगा। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, तो या जितना जहां जहां पर पौधे हैं उसी के रूट्स पे हम पानी सप्लाई कर रहे हैं, उसी के रूट पे पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम रूट पे पानी सप्लाई कर रहे हैं, हम जो है छोटा सा पाइप लगा देते हैं, तो नल के द्वारा हम पानी सप्लाई कर रहे हैं। ये है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या, जो ब्लड बह रहा था किस तरीके से जाता है, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट इनटू द एरोटा व्हिच ब्रांचेस इनटू अ नंबर ऑफ आर्टरी दैट अल्टीमेटली ओपन। अब देखो हार्ट से ब्लड जा रहा है, हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन है, ठीक है, तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारे में नहीं पाया जाता, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सिर्फ ऑर्गन में ले जाकर के छोड़ दे रहा है, किसी ऑर्गन को कम मिल रहा होगा, किसी ऑर्गन को ज्यादा मिल रहा है, क्लियर है। हमारी बॉडी की बात करते हैं, हमारे बॉडी में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, तो हर जगह बेसिकली ब्लड वेसल पहुंच रहा है। ब्लड वेसल आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगी, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, अभी आप समझ जाओ, पाइप है, समझ जाओ, ठीक है। तो हर एक ऑर्गन के चारों ओर ये लिपटा हुआ है, ये समझो, मतलब ऐसा नहीं खुला पाइप हमने छोड़ दिया, तो हर एक ऑर्गन तक। इसका सबसे बड़ा फायदा है ये एफिशिएंट है, हर एक ऑर्गन को ब्लड पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि हमने जैसे यहाँ पर किया था, ब्लड छोड़ दिया, अब यहाँ पर छोड़ दिया, इस ऑर्गन को हो सकता है कम मिलेगा, इस ऑर्गन को ज्यादा मिल जाएगा, इस ऑर्गन को लेट मिला, इस ऑर्गन को जल्दी मिला, तो ये एफिशिएंसी नहीं है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एफिशिएंसी नहीं थी, किसी पौधे को ज्यादा मिल रहा है, किसी पौधे को कम मिल रहा है, ठीक है। सेम होता है ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारे में जो ब्लड बह रहा है वो किसके द्वारा, बंद परिसंचरण तंत्र के द्वारा। इसमें एफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसमें वेस्टेज कम होता है, सप्लाई जल्दी होता है, ठीक है। तो ये हमारे में होता है, ब्लड फ्लो रेगुलेट करते हैं। यहाँ पर आपका वेस्टेज ज्यादा होता है, यहाँ पर लंबा समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है रुधिर टॉपिक, ये कंप्लीट होता है। रुधिर टॉपिक में हमने जो है ब्लड को दो भागों में विभाजित किया था, एक तो ठोस पदार्थ, एक तो तरल पार्ट था। ठोस में हमने पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और तरल भाग में हमने पढ़ा प्लाज्मा के बारे में। तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूं कि प्लाज्मा का, जैसे आरबीसी का कार्य था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, डब्ल्यूबीसी का काम था प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, प्लेटलेट्स का काम था स्कंदन, बेसिकली क्लॉटिंग में मदद करना। प्लाज्मा का अगर मैं काम पूछूं तो सिंपल सी बात है, आप लोग क्या बोलोगे, तो प्लाज्मा में बेसिकली क्या क्या चीजें थी, प्लाज्मा में प्रोटीन था। इसके अलावा अगर मैं बोलूं जो जो ब्लड का काम है वो सभी प्लाज्मा का ही काम है। जैसे अगर मैं बोलूं एंजाइम, हमारे बॉडी में जो एंजाइम है वो एक जगह दूसरी जगह कैसे जा रहा है, प्लाज्मा के द्वारा, ब्लड के द्वारा ही जा रहा है। जो भी अगर एंजाइम हमारे यहाँ पर सिस्टम में है, ठीक है, तो हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम्स है वो ब्लड में ही फ्लो कर रहे हैं। हॉर्मोन्स की अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता होगा एंडोक्राइन
ग्लैंड के द्वारा बनता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा बनता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा बनता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड के द्वारा कोई हार्मोन बन रहा है, ये किस में डाल दे रहा है, डायरेक्ट ब्लड में डाल दे रहा है, क्योंकि इसके पास कोई डक्ट नहीं होता, ठीक है, सप्लाई करने के लिए। तो ये ब्लड के द्वारा मतलब प्लाज्मा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका बहुत सारे हार्मोन बनाता है, जैसे TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिको थायराइड हार्मोन, इसके बाद है आपका एड्रिनल हार्मोन। तो बहुत सारे हार्मोन बना रहा है, वो हार्मोन क्या कर रहा है, तो ये टारगेट ऑर्गन तक जाता है, किसके द्वारा जाएगा, ब्लड के द्वारा, किसके द्वारा जाएगा, प्लाज्मा के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली हार्मोन के ट्रेवलिंग में मदद कर रहा है। अगर मैं बात करूं उत्सर्जन पदार्थ की, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उत्सर्जन पदार्थ, तो उत्सर्जन पदार्थ अगर मैं बात करूंगी यूरिया की, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यूरिया कहां पर बनता है, यूरिया साइकिल कहां पर होता है, इसे हम बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। ये ऑर्निथीन साइकिल कहां पर है, तो ऑर्निथीन साइकिल बेसिकली लिवर में होता है। जितना भी हमारा जो अमाइनो ग्रुप है, इस अमाइनो ग्रुप को, NH ग्रुप को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, अमोनिया में। अमोनिया बहुत ज्यादा विषैला होता है, टॉक्सिक होता है, तो इसको हम लोग तुरंत किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, यूरिया में, और यूरिया हमारा एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। तो लिवर में तो बनता है और हमारा मूत्र के द्वारा बाहर निकल रहा है, तो लिवर से यूरिन तक, किडनी तक कैसे पहुंच रहा है, ब्लड के द्वारा ही पहुंचेगा। एक कंडीशन है यूरेमिया, यूरेमिया में यूरिया की मात्रा ज्यादा बढ़ जा रही है, अगर किडनी सही से कार्य नहीं कर रहा है तो यूरिया की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये यूरिया जो है डिपॉजिट होने लग जाता है आपकी सारी जोड़ों में, यूरिक एसिड फॉर्म में डिपॉजिट होने लग जाता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अर्थराइटिस। तो बेसिकली यूरिया को, उत्सर्जन पदार्थ को ट्रेवल कौन करवा रहा है, तो प्लाज्मा ही, ब्लड करवा रहा है। इसके अलावा अगर हम बोले ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी यहीं पर से ही जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा काम किसका है, ब्लड का है या फिर प्लाज्मा का है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लड, रुधिर, मानव रुधिर, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी आप PYQs को उठा लो, किसी भी क्वेश्चंस को उठा लो, आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक और चीज, अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा सेल कौन सा है इन सभी में, RBC, WBC, प्लेटलेट्स में, तो सबसे बड़ा है आपका WBC। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसी तरीके का क्लासेस के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और क्लासेस पसंद आई होगी तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।